श्री गणेशाय नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिषप्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्रेमी सज्जनों, गुरु शुक्र के अस्त में विवाह लग्नों पर घमासान भाग 5 तक आप सुन चुके हैं। आज मैं आपको भाग 6 में गुरु शुक्र के अस्त के समय पर विशेष विवेचन, विशेष परामर्श देने का प्रयास करूंगा। हमारे शास्त्रकारों ने पारस्कर गृह सूत्र की व्याख्या से लेके पीयूषधारा आदि अनेक ग्रंथों में, बृहद्दैवज्ञ रंजन में ये स्पष्ट कर दिया है। विगत व्याख्यानों को सुनकर आपने सुनिश्चित कर लिया होगा कि वर कन्या के अति प्रौढ़ हो जाने पर 30-35 साल की अवस्था हो जाने पर ज्योतिर्विदों को शुद्ध काल की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नारद जी ने बृहद्दैवज्ञ रंजन में ये श्लोक उद्धृत किया गया है। नारद जी ने स्पष्ट कहा है, महामुनि नारद ने, देवर्षि नारद का वह वाक्य है, गुरुरबलो रविरशुभ प्राप्ते एकादशाब्दाया कन्या गणयति गणकः विशुद्ध स्वगणको ब्रह्मा भवति। आचार्य जन, ज्योतिष जन कन्या के प्रौढ़ होने पर ज्योतिषी वर्ग ये कहता है कि गुरु की शुद्धि नहीं है, रवि की शुद्धि नहीं है, शुक्र की शुद्धि नहीं है, ऐसा कह करके विवाह को टालने का प्रयास करता है। तो विवाह में विलंब के लिए ऐसे ज्योतिर्विद को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ये देवर्षि नारद का वाक्य है, बृहद्दैवज्ञ रंजन अध्याय 71 श्लोक 45। ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी विशेष व्याख्या भी वहाँ देख सकते हैं। इसलिए और पारस्कर गृह सूत्र में विवाह सर्वकालिका की जो व्याख्या है उसको देख सकते हैं। चतुर्थी कंडिका पृष्ठ संख्या 59, उसको भी अच्छी तरह देख सकते हैं। अति प्रौढ़ा तो या कन्या साधेया चंद्र लग्न बलीन चो बृहद्दैवज्ञ रंजन 71-59 को भी देख सकते हैं। अतः धर्मशास्त्रों के हजारों हजार प्रमाण आज हमारे पास हैं, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि आज के हिंदू समाज के लिए बहुत विशेष आवश्यकता भी है। जबकि हिंदू बालक बालिकाओं की जो विवाह में नित्य निरंतर विलंब होते जा रहा है, तो उसमें भी आवश्यकता है कि वर कन्या के अति प्रौढ़ होने पर गुरु रवि शुक्र, गुरु रवि की शुद्धि, गुरु शुक्राष्ट का विचार, ये पूर्णतया मेरे विचार से अनावश्यक है। और मुझे विश्वास है कि इस विवेचन के बाद आपातकालीन लग्नों पर उठने वाली सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा और समाज को एक विशेष नई दिशा मिलेगी। और विवाह के लिए शुद्धि अशुद्धि का जो विचार और नियम है उसको हमने 3 भागों में विभक्त किया है। एक तो गुरु और शुक्र जब दोनों एक साथ अस्त हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अति प्रौढ़ की स्थिति पर 30-35-40 साल के जब विवाह योग्य लोग हैं उनके लिए नहीं, प्रौढ़ कन्या तक के लिए जिनकी ठीक ठीक अवस्था है, गुरु शुक्र दोनों के अस्त होने पर उनका विवाह नहीं करना चाहिए। अधिक मास और सही माह में तो किसी को भी विवाह नहीं करना चाहिए। धनु और मकर मीन के सूर्य में
धनु मकर मीन के सूर्य में सौर पौष और चैत्र महीने में विवाह का पूर्णतः निषेध है। महालया पार्वण पक्ष में पूर्णतः विवाह वर्जित हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अमावस्या और शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है, ये श्राद्ध दिन के अंदर गिने जाते हैं। ये विवाह में पूर्णतया वर्जित हैं। और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जहाँ दिखाई दें उससे एक दिन पूर्व और एक दिन बाद और उस दिन और एक दिन बाद, ये 3 दिन उसमें भी वर्जित हैं। होलाष्टक में उत्तर भारत में विवाहादि मंगल कार्य वर्जित हैं, लेकिन ये सर्वत्र वर्जित नहीं है। चातुर्मास हर शयनी से देवबोधनी तक विवाहादि शुभ कार्य वर्जित हैं, लेकिन पंजाब आदि कुछ प्रांतों में ये विवाह होते हैं और अब उत्तराखंड में भी ये विवाह होने लग गए हैं। सूर्य संक्रांति का दिन, मासांत और संक्रांति का दिन, सूर्य संक्रांति का एक दिन पहले अर्थात मासांत और सूर्य संक्रांति का दिन जिस दिन एक गते है, ये विवाह में वर्जित है। भद्राविष्टिकरण में विवाहादि मंगलकारी वर्जित हैं। योगों में व्यतिवाद और वैधित्य योग पूर्णतः वर्जित हैं। शूल योग के अंत में विद्यमान भुजंगपात नक्षत्र विवाह में वर्जित है। क्रांति साम्य के समय विवाह पूर्णतः वर्जित और अति अशुभ हैं। क्रांति साम्य का प्रारंभ और समाप्ति काल हम अपनी पंचांग श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, ये जो हमारा श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग है, इसमें दिया करते हैं। जो क्रांति साम्य का काल है, जो पात का समय है, तो क्रांति साम्य में विवाह और जो भी अन्य शुभ कार्य हैं पूर्णतया वर्जित हैं। और इसका समय हमने अपने पक्षाचार में भी दिया हुआ है। वर वधु के पिता के माता पिता का श्राद्ध का एक दिन पूर्व और एक दिन बाद विवाह में वर्जित है। और विवाह लग्न से सप्तम भाव में गुरु और चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह पूर्णतः वर्जित हैं। पाणी ग्रहों से पूर्व जयमाला कर वर वधु को आशीर्वाद देना, जयमाला कार्यक्रम, ये विवाह के मंगल कार्य में पूर्णतः वर्जित करना चाहिए। और ये मैंने इसके निषेध वाक्य लिखे हैं। और जो ग्राह्य नियम हैं विवाह के लिए, उनको भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अतिशीघ्र। विवाह के लिए मध्यम और ग्राह्य और नियम जो हैं वो इस प्रकार से हैं। गुरु और शुक्र एक अस्त और एक उदय हो तो वर्तमान समय में विवाह लग्न निःसंकोच किए जा सकते हैं, जो हमने अपने श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में प्रतिवर्ष हम आपातकालीन विवाह लग्नों को देते हैं। और इस आगामी संवत के लिए संवत 2081 में भी ये दिए गए हैं। और विवाह के लिए निर्धारित 15 नक्षत्रों के अलावा भी सर्वार्थ सिद्धि आदि योगों में विवाह कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग आदि में विवाह कर सकते हैं। पुरोहित जन इस बात को विशेष रूप से ध्यान में लगाएं, ध्यान में रखें। जिस दिन विवाह लग्न नहीं भी दिए हैं तो वर्तमान परिस्थितियों में सर्वार्थ सिद्धि आदि योगों का विचार करके और जो वर्जित पूर्ण वर्जित काल है उसका विचार करके विवाह लग्न कर सकते हैं। शुद्ध और पूर्ण बलि लग्न न मिलने पर अभिजित और गोधूली लग्न ग्रहण करना उचित है। और ये तो मैंने मध्यम नियम बताए। अब जो है विवाह के लिए जो पूर्णतः शुद्ध नियम हैं वह इस प्रकार हैं। ये जो वर्जित काल है, वर्जित काल को छोड़ करके गुरु और शुक्र दोनों उदय हों, यह विवाह के लिए पूर्ण शुद्ध काल है। विवाह लग्न पूर्णतः बलि व शुद्ध हो, लेकिन ये बड़ा दुर्लभ है। ऐसा एक पंचांगकार होने के नाते विगत 10 वर्षों से जो मैं इसका अनुसंधान कर रहा हूँ, विवाह लग्नों का साधन कर रहा हूँ, बहुत कम अवसर ऐसे मिलते हैं जहाँ पर विवाह लग्न पूर्ण बलि और शुद्ध हों। और नंबर 3, सभी दोषों से मुक्त विवाहोक्त 15 नक्षत्रों में विवाह पूर्णतः शुभ है। अतः मैं समस्त ज्योतिष प्रेमियों को से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने अपना धारा प्रवाह व्याख्यान आपातकालीन लग्नों पर 6 भागों में दिया है, इससे समाज को एक नई दिशा मिलेगी। और जो इसको समझना चाहेंगे वो इसको समझेंगे। और जो आपातकालीन विवाह लग्नों को नहीं करना चाहते आपातकालीन विवाह लग्नों में, तो उनसे हमारा कोई विशेष आग्रह भी नहीं है। वो नहीं करना चाहते हैं तो न करें, कोई इसमें बड़े विवाद की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में हिंदू समाज की स्थिति को देखते हुए ये बहुत आवश्यक है और शास्त्रोक्त भी है। इसलिए आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगें तो आप इस जो मेरा वीडियो है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने आगामी वीडियो में आपको गुरु और शुक्र अस्त पर जो अनेक अनेक पंचांगों में अनेक अनेक पृथक तिथियां आ रही हैं, मतलब उत्तराखंड में जबकि अक्षांश देशांतर में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, समुद्र तल से ऊंचाई में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, तो क्यों ये किस कारण से पंचांगकारों की तिथियां अलग अलग हैं? एक ही स्थान पर, एक ही नैनीताल जनपद में, अल्मोड़ा जनपद में जो कि मिले हुए हैं, ये पंचांगों में अलग अलग तिथियां हैं। इसका क्या कारण है? इसका बहुत ही गंभीर और निष्पक्ष विवेचन आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी इन्हीं बातों के साथ आप लोगों के अनंत अनंत मंगलमयी शुभकामनाओं के साथ श्री गिरजा माता के नख ज्योति का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, माता रानी के शीश चरणों का ध्यान करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलो गिरजा माता की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। हरिओम तत्सत।